हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत आसान है, चाहे दोनों लॉ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बहुत बिंदास तरीके से अपन लोग पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ बातें बेसिक पढ़ लेते हैं जो अपन के ज़्यादा काम की आने वाली हैं। कि देखो, अभी तक तुमने ये पढ़ा होगा कि आखिरकार हम बैटरी से कैसे करंट जनरेट करते हैं, मतलब कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है। क्या है, इस तरीके का है, और इसमें तुमने सॉल्यूशन डाला NaCl का। NaCl जो वही जो घर में नमक होता है, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं, NaCl का। फिर तुमने क्या किया कि इसके अंदर डाले इलेक्ट्रोड, मतलब रॉड, इलेक्ट्रोड नहीं रॉड डालो, सीधी रॉड हो गई है। एक रॉड ये डाली और एक रॉड डाली ये। समझे कि नहीं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने दूसरा काम किया कि वो किया कि इससे हमने बैटरी कनेक्ट करी, यहाँ लगा दी हमने सप्लाई। यहाँ एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमें मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कितनी की है, 50 वोल्ट की बैटरी है। कितने की, 50 वोल्ट की बैटरी है। और इसमें क्या डला है, इसमें डला है NaCl, मतलब क्या है, NaCl है, तो Na कैटाइंस हो जाएगा और Cl एनाइंस हो जाएगा। तुम जानते हो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में डालने के बाद आयंस के फॉर्म में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या भी नहीं है। फिर हमने देखा, और क्या देखते हैं, तो इसका मतलब अगर जहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्यूशन है, उसमें से करंट फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो बेसिकली यहाँ एक नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ जुड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल। अब कुछ समझते हैं इस तरीके से। हम क्या जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव करंट ऐसे फ्लो होता है। और इसके जस्ट अपोजिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएंगे कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है कि नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ क्या आएंगे, यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। समझे कि नहीं। और ये वाला टर्मिनल क्या है, ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। हम मान के चलते हैं कि जो तुम्हारे पास ये है कि इसको NaCl मान ले ब्लू कलर के, और Cl मानते हैं नेगेटिव के। अब तुम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है। तो क्या करेंगे, जो Na है, सोडियम है, जो यहाँ जितने भी सोडियम होंगे, सोडियम के आयंस जहाँ जहाँ भी होंगे, वो सब किसकी तरफ दौड़ेंगे, वो सब दौड़ेंगे इसको अट्रैक्ट होने के लिए। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ बहुत अच्छे से दौड़ता है, इस तरीके से दौड़े। और क्या देखते हैं हम कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ACl है नेगेटिव चार्ज, तो जितने भी पूरे में नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए होंगे, जहाँ जहाँ भी होंगे, वो इसकी तरफ चिपकेंगे, मतलब सब ऐसे दौड़ के यहाँ को आएंगे, मतलब किस तरीके पे आए। इस पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इस रॉड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो Na+ आएगा इसके पास और यहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा किस में, Na में, मतलब सोडियम यहाँ डिपॉजिट हो गया है। अपन जनरल बेसिक से एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि बेहतरीन तरीके समझ में आए। हम वो सब क्यों नहीं ले रहे, कॉपर सल्फेट, क्योंकि बेसिकली लोग कॉपर सल्फेट इस फील नहीं कर पाते हैं। अगर ये अपन को ये नहीं समझ रहा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उससे मतलब नहीं, लेकिन अपन बेसिक NaCl इसलिए ले रहे हैं ताकि NaCl अच्छे से समझ में आता कि अपने घर का नमक है, इस तरीके से आई है। तो हमने क्या देखा कि ये क्या हो गया है, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, समझे। और जिस जगह रिडक्शन होता है उसे बोलते हैं हम कैथोड। मतलब जैसे अखाड़े, जो जहाँ कुश्ती होती है उसे अखाड़ा बोलते हैं, उसी तरह जहाँ रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोलते हैं।
तो इस वाली रॉड को हम बोलना स्टार्ट कर देंगे क्या, कैथोड। ये हम याद रखना है, बैटरी के बाहर की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलना स्टार्ट करेंगे, कैथोड, क्योंकि यहाँ हो रही है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर, यहाँ आया क्लोरीन Cl माइनस नेगेटिव चिपका, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना दे देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, और किस में चेंज हो जाएगा, Cl में। हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना कहलाता है ऑक्सीडेशन, और जिस जगह ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एनोड। तो इसका मतलब होगा, इसका नाम है एनोड। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सोडियम दौड़ेगा कैथोड की तरफ और Cl दौड़ेगा एनोड की तरफ। जब इसे डिपॉजिट होंगे तो इससे बन जाएगा Na सोडियम, इससे बन जाएगा Cl। हम जानते हैं कि Cl अकेला स्टेबल नहीं होता है। देखो ये अभी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज, क्योंकि आखिरकार इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज करके जो बना है उसको बोलेंगे हम प्राइमरी चेंज। कन्फर्म है, ये स्टेबल नहीं है तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Cl2। देखो मॉलिक्यूल्स बनना या कंपाउंड बनना, उसको हम बोलते हैं क्या, सेकेंडरी चेंज। तो ये हो गया क्या, प्राइमरी चेंज और सेकेंडरी चेंज। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या बोलते हैं आयोनिक कंडक्शन। क्योंकि बेसिकली यहाँ किसका कंडक्शन हो रहा, कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करने को कंडक्शन बोलते हैं। तो क्या हुआ है, इसे बोलेंगे हम आयोनिक कंडक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। इसको बहुत ध्यान में रखना क्योंकि इसका मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत कुछ यूज़ है। अब देखो समझ में आया कि नहीं आखिरकार किस तरीके से फील हुआ। ये क्या था, ये था डीसी सप्लाई। इस हम लोग बैटरी है, डीसी सप्लाई में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, फेराडे के फर्स्ट लॉ की तरफ। किसकी तरफ, फेराडे के फर्स्ट लॉ की तरफ। उसको पढ़ने से पहले एक आखिरकार मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये मान लो हमारे पास एक कंटेनर था, हमारे पास क्या था, एक कंटेनर था, इसके अंदर सॉल्यूशन फिल है और हम मान के चलते हैं कि इसमें Na+ कितने हैं, 1000 हैं, और इसमें Cl- भी 1000 हैं। कन्फर्म है। हमने लगाया इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोड रॉड, इलेक्ट्रोड मतलब रॉड, और एक इलेक्ट्रोड लगाया रॉड। यहाँ ए है कैथोड मतलब इसके पास है नेगेटिव चार्ज, ए है एनोड इसके मतलब यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हम मान के चलते हैं कि इसके पास कितने हैं, 100 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखो यार, यहाँ बहुत सारे Na+ घूम रहे होंगे, लेकिन आखिरकार कितने Na+ डिपॉजिट होंगे, वो होंगे, देखो मान लो 1000 Na+ थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं, तुम्हारे पास है इलेक्ट्रॉन है सिर्फ 100 अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जो सोडियम डिपॉजिट हो गए वो सिर्फ होंगे 100, क्योंकि एक Na+ को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो 100 इलेक्ट्रॉन कितनों को डिपॉजिट कर पाएंगे, सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन, 100 सोडियम आयंस को। तो आखिरकार हम क्या देखते हैं कि जो ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है चार्ज पे। आखिरकार इस पे जो कैथोड है उस पर चार्ज कितना है। तो हम क्या देखते हैं कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और यही एक लॉ था क्या, फैराडे का फर्स्ट लॉ। इस लॉ को बहुत अच्छे से याद रखना। लॉ अब क्या करते हैं, इसकी हम सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसको समझाएंगे, घबराओ नहीं, समझ लो पहले इतना। तो हम क्या देखते हैं इरादों को, फर्स्ट लॉ, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वाया करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स ए सॉल्यूशन है मेल्ट। देखो इस तरीके का, इसका मतलब वही है कि आखिरकार जो
अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर, मतलब जितना जो आखिरकार रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन जो भी हो रहा है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे कि आखिरकार बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, मतलब कितनी करंट की क्वांटिटी पास की जा रही है। तो उसी चीज़ को अपन ने समझा है। करंट मतलब चार्ज हो कितने टाइम के लिए, इतनी से अपन ने बात देख ली है। तो हमने क्या देखा, डब्ल्यू इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्ट, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कॉन्स्टेंट आता है, तो जिसे बोलते हैं जेड, और ये हो जाएगा क्यू। ए है मास डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, क्यू है आखिरकार कितना इस पे चार्ज है, या फिर अभी बताएंगे। और जेड होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट मास। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट मास। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ ये काम आने वाला है। कहीं इक्विवेलेंट मास सुनने को मिलेगा, कहीं इक्विवेलेंट वेट भी बोल देते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इतना जान लिया हमने। और क्या जानते हैं, क्यू इक्वल क्या होता है, आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए फ्लो करा जा रहा है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया है, जेड आई टी, मतलब मास डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड इज डिपेंड ऑन आई, मतलब कितना करंट फ्लो किया जा रहा है और कितने टाइम के लिए किया जा रहा है। हाँ, जो तुम्हारे पास जेड है, ये जो वैल्यू डिपेंड करती है आखिरकार वो मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट से कौन सा मेटल है। तो इस समझ लो, देखो जेड, इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट, कोई भी एक लिख लेना। तो जैसे मान लो रिएक्शन होती है KMnO4 की, तो इसकी यहाँ जो जो जेड की वैल्यू होती है वो होती है कितनी, इसका मॉलिक्यूलर मास 158.03 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, कितना आता है, वो आता है 5 का, ये रहा 5। जैसे मान लो अगर तुम निकालना चाहो कि किसका निकालो, हमने पूछा कि जो Na है, सोडियम है, इसका केमिकल इक्विवेलेंट मास निकालो, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, इसका एटॉमिक मास अपॉन इसकी बैलेंसी इसकी 1 है। इस तरीके से अपन निकालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि आखिरकार इसका आंसर कैसा है। तो आखिरकार इसी चीज़ को अगर हम और सिंपल बनाते हैं तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लिख लो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन बैलेंसी चेंज इनटू करंट इनटू कितने टाइम के लिए किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में, जो बिल्कुल आसान है। पहले हम लोग क्या करते हैं, आखिरकार सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं कि आखिरकार सेकंड लॉ क्या कहता है, फिर इसका मतलब भी समझाएंगे। 2-3 मेथड हैं, दोनों से समझेंगे अपन, और बहुत आसान भी है। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। उनका कहने का मतलब है कि जो वेट डिपॉजिट होता है, लिबरेटेड होता है डिफरेंट रिएक्शन में से, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, इक्विवेलेंट वेट से। देखो, बहुत बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि वेट डिपॉजिट हो या हो लिबरेटेड, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर रहा है इक्विवेलेंट वेट पे, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। देखो, ऐसे भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको दूसरे तरीके समझेंगे। देखो, और भी आसान बनाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये 2 बीकर हैं, क्या है, 2 बीकर हैं। इसमें मान लेते हैं इसमें सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का CuSO4 का, और इसमें सॉल्यूशन मान लेते हैं इसमें है AgNO3 का। यहाँ हमने डाले यहाँ डाले हमने इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड यहाँ और एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ और एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ।
फिर हमने क्या किया कि हमने सप्लाई देनी स्टार्ट किया, हमने बैटरी लगाई इसके लिए, और एक टर्मिनल हमने इसका इससे कनेक्ट किया, एक टर्मिनल हमने इससे कनेक्ट किया। ए नेगेटिव होगा तो ए भी नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होगा। जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, गेन किए जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड, क्योंकि यहाँ हो जाएगा रिडक्शन। एक कैथोड तो ए एनोड हो जाएगा, एक कैथोड है तो ए एनोड होगा, ए एनोड है तो एक कैथोड होगा। इस तरीके से इस कनेक्टेड है, इस सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तुम एक चीज़ क्या जानते हो, चाहे फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, कि कोई भी चीज़ जब सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, क्या होती है, जब कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होती है तो उसमें करंट की वैल्यू, करंट बोलो या चार्ज बोलो, करंट या चार्ज दोनों की वैल्यू सेम होती है। देखो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, जितना करंट यहाँ फ्लो हो रहा है उतना ही करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है। सीरीज़ का कहने का मतलब इस तरीके का होता है, मतलब जो इस सॉल्यूशन में फ्लो हो रहा है उतना ही सॉल्यूशन इसमें ही हो रहा है। इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं। तो अगर तुम पूछे कि रिएक्शन किस तरीके से है, तो हम क्या जानते हैं कि वेट, हाँ अब देखो नेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन डिपॉजिट होगा, इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिटेड होंगे, और ए नेगेटिव, ए वाला नेगेटिव है तो इसके ऊपर कौन डिपॉजिट होंगे, इसके पास होंगे एजी डिपॉजिट होंगे। तो वेट W1 इक्वल टू होगा Z1 इंटू क्यू, क्योंकि चार्ज की वैल्यू या करंट की वैल्यू तो रहेगी सेम। अगर तुम यहाँ पता लगाना चाहो तो यहाँ किसकी होगी, W2 इक्वल टू Z2 इंटू क्यू, क्योंकि करंट की वैल्यू होगी दोनों में सेम। इस तरीके से अपन को सिंपल सा समझना है। Q इक्वल टू W2 अपॉन Z1, Q इक्वल टू W2 अपॉन Z2। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। Q Q दोनों बराबर है, W1 अपॉन Z1 इक्वल टू W2 अपॉन Z2। ये क्या है, ये है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू वेट ऑफ एजी डिपॉजिटेड अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर 3 कंटेनर होते तो ऐसे हो जाता W3 इक्वल टू अपॉन Z3। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए। और वैसे कुछ कठिन है भी नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो सेकंड लॉ है वो कुछ पहले लॉ से मिलता जुलता है, और इसके अगर हम दोनों मिला के क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारा और भी काम आसान हो जाएगा। देखो अब हम समझते हैं कुछ और तरीके से। अब अपन समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जिससे और भी अपन को क्लियर होता जाएगा। देखो जैसे मान लो हम कर रहे हैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या बनता है, Na बनता है और बनता है Cl2। हम बैलेंसिंग करेंगे तो हम 1/2 कर लेंगे। ये कहाँ होता है, ये होता है कैथोड पे, ये होता है एनोड पे। मतलब जो एनोड होगा ना, वहाँ से ऐसे बबल्स निकलेंगे यहाँ से। अपन ने इस तरीके समझा है। देखो अब समझते हैं हम इसकी कहानी, इसके आखिरकार क्या होता है। देखो आखिरकार ये Na बना कैसे। सॉल्यूशन में तो अपने पास Na+ था, Na+ ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो बना होगा Na। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, एक इलेक्ट्रॉन जो तुमने सप्लाई किया है, और ये कहाँ था, ये था सॉल्यूशन में। और ये कहाँ आया, ये आया डिपॉजिट कैथोड पे। तो आखिरकार किसी इलेक्ट्रोड पे कितना वेट डिपॉजिट होगा वो डिपेंड क्या कर रहा है, आखिर तुम कितने इस पे चार्ज सप्लाई कर रहे हो बैटरी से। समझे कि नहीं। मतलब देखो ये जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो इस यहाँ से आ रही है, इस बैटरी से। ये रहा अपने साथ सिंपल सा कहानी। अगर हम बात करते हैं Cl की,
तो Cl माइनस सॉल्यूशन में था, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो उसने बनाया होगा Cl2। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं, इसका कहानी मतलब ये होगा कि जब दो Cl माइनस ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तब जाके Cl2 बना होगा। वो तो मैंने बैलेंसिंग करने के लिए इस एक के निकालने के लिए अपन इसे डिवाइड कर देते हैं। अगर 2 से डिवाइड करो तो Cl माइनस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 1/2 Cl2 हो जाएगा। इस तरीके का समझना अपन को। तो मुझे उम्मीद है कि तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा क्या है क्या नहीं। देखो अभी हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हम बात कर रहे थे एक एटम के बेसिस पे। समझे कि नहीं। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा और लेवल बढ़ाते जाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास वन मोल क्या है, Na+ है, वन मोल है Na+। तो और हम क्या बनाना चाहते हैं कि हम बनाना चाहते हैं वन मोल Na बनाना चाहते हैं। तो ये बताओ तुम्हें कितना चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। तुम कहोगे भैया हमें वन मोल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें कितना चाहिए, वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए है। और वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आंसर लगभग जो आता है वो आता है 96500 कूलाम। और इसी को बोलते हैं हम क्या, फैराडे कांस्टेंट, 1 फैराडे। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम 23 ग्राम सोडियम पाना चाहते हो तो तुम्हें 96500 कूलाम चार्ज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, इतना कूलाम तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारे दिमाग में और अच्छे से बात क्लियर हुई होगी। देखो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। देखो जैसे मान लो हम 1 मोल Cl2 लेना चाहते हैं गैस का, तो 2 क्लोरीन का माइनस होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा। हम कितना चाहते हैं, 1 मोल क्लोरीन। 1 मोल क्लोरीन का मतलब होता है कि हम लेना चाहते हैं 35.5 ग्राम क्लोरीन। अगर हम चाहिए है तो हम कितना चार्ज देंगे, आखिरकार कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ नेगेटिव होगी, मतलब आखिरकार कितने इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज रिमूव होगा जब मतलब उससे एनोड पे जाके जब आएगा तो आखिरकार कितना रिलीजमेंट होगा। देखो इसका मतलब है कि हमें चाहिए है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा कितना, 2 इंटू 96500, इसका मतलब 2 फैराडे। मतलब अगर तुम 35.5 ग्राम क्लोरीन गैस चाहना अगर तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें 2 फैराडे का चार्ज तुम्हें चेंजेस देखने को मिलेगा। कितने को मिलेगा, 2 फैराडे। मतलब इतना तुम्हें बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cl2। आया समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आनी चाहिए। तो मतलब Q चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया है, Q इक्वल टू N इंटू एफ। ये हो गया क्या, N मतलब सिंपल से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए आखिरकार किस तरीके से हम लोग उस तरीके को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ जो बैलेंसिंग यहाँ तुम्हें देखने को मिल रहा है। अगर मान लो हम चाहते हैं कि हमें बनाना है कितना, एल्युमिनियम बनाना है, हमें एल्युमिनियम चाहिए 1 मोल। कितना चाहिए हमें, Ag चाहिए 1 मोल। तो अगर तुमसे कोई पूछ सकता है ना कि आखिरकार तुम्हें कितना चार्ज देना होगा, तो देखो तो एल्युमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब तुम्हें चाहिए 3 फैराडे। जब तुम 3 फैराडे चार्ज दोगे, जब 3 फैराडे चार्ज दोगे इसको, तब जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आखिरकार तुम्हें बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं एक NCERT का क्वेश्चन, अच्छे से रीड करना, बहुत आसान है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। देखो
सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विथ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। आखिरकार उसने क्या कहा है कि मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, वो है कॉपर सल्फेट का। उसमें 10 मिनट के लिए तुमने करंट पास किया। 10 मिनट मतलब होता है 600 सेकंड, क्योंकि हमेशा कोशिश करना सेकंड में चेंज करो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए। और आई करंट कितना दिया हमने, करंट दिया 1.5। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि चार्ज कितना है, चार्ज हो जाएगा 600 इंटू 1.5, तो हो जाएगा 900 कूलम। कन्फर्म है। हमें निकालना आखिरकार जो एक कॉपर है वो कितना डिपॉजिट हुआ होगा। तो बेसिकली कॉपर क्या बनता है, कॉपर इक्वल टू जो होता है वो +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि इतना चार्ज दिया जा रहा है। मतलब देखो बहुत सिंपल समझना कि अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो जाके कॉपर Cu बनता है। इसका मतलब ये है कि जब तुम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 मतलब 12/6 3.9 कूलम चार्ज देते हो, तब जाके एक कॉपर एटम बनता है। क्या बनता है, एक कॉपर एटम बनता है। जैसे और समझते हैं, जब तुम 2 फैराडे देते हो तो तब जाके 1 मोल कॉपर बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो और समझते हैं डिटेल में। इसका मतलब ये है कि जब तुम 2 फैराडे देते हो तो तब जाके 63 ग्राम कॉपर बनता है। कितना बनता है, 63 ग्राम। मतलब देखो 96500 इंटू 2 मतलब 6 10 10 12 13 और 18 1 19। मतलब जब तुम इतना कूलम चार्ज देते हो तब जाके इतना कॉपर बनता है। समझ रहे कि नहीं। तो आखिरकार इसका मतलब ये है कि जब तुम 1 कूलम चार्ज दोगे तो 63 ग्राम अपॉन 1 मतलब 2 फैराडे 63 अपॉन F कॉपर बनेगा। इतना कॉपर बनेगा। क्या बनेगा, इतना कॉपर बनेगा। तो अगर हम चार्ज देते हैं 900 कूलम तो बताओ कितना कॉपर बनेगा। तुम कहोगे 63 इंटू 2F इंटू 900। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको जब तुम पूरा सॉल्व करके लाओगे तो 2 फैराडे की प्लस 63, 2 फैराडे की वैल्यू 96500 जनरली लेते हैं, या फिर कहीं कहीं तुम्हें इस्तेमाल करने को मिलेगा 96487। तो 96487 इंटू 900। तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, सॉल्व करेगा इतना 238 ग्राम। इसका मतलब ये है कि जब तुम 900 कूलम चार्ज दोगे तो तब जाके इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। क्या होगा, इतना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें बेसिक से सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी चीज़ को तुम कोई घुमा के पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अगर हम इतने ग्राम कॉपर चाहते हैं तो बताओ कितना करंट हमें देना पड़ेगा, आखिर हमारा कितना कूलम चार्ज हमें देना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। मतलब जब 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज देते हैं तो तब जाके 63 ग्राम किसका एटॉमिक मास है, इतना कॉपर बनता है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अगर तुम्हें 1 ग्राम कॉपर बनाना है
तो तुम्हें कितना चार्ज देना पड़ेगा? तुम कहोगे 2 × 96500/63। अगर तुमसे कोई कहे कि तुम्हें 126 ग्राम बनाना है कॉपर, तुम कितना चार्ज देना पड़ेगा डिपॉजिट कराना हो? तुम कहोगे 2 × 96500/126/63। 2 से 2 कैंसिल, 4 × 96500। इस तरीके का अपन को बन गया है। तो वैसे क्या करते हैं, एक सस्ता सा सिंपल सा अपन क्या लिखते हैं फॉर्मूला अपने बेसिस पे कि देखो मास ऑफ एक्स डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इक्वल टू एटॉमिक मास ले सकते हैं, अगर एटम ले रहे हैं एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूलर मास। क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इनटू चार्ज अपॉन एन। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट इनटू एफ। इस तरीके का तुम्हारा पूरा फॉर्मूला बन गया है। अगर तुम इतना सा याद रखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व आसानी से होते जाएंगे। तो क्या रहे हैं, अगर इसको याद रखोगे तो बहुत और भी हम टाइप के क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएंगे। तो अगर इसी को हम इक्विवेलेंट के फॉर्म में देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? मास डिपॉजिटेड इक्वल टू जेड इंटू क्यू। क्या हो गया है? जेड इंटू क्यू अपॉन एफ। क्या समझे? इस तरीके से तुम्हें और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। मास ऑफ डिपॉजिटेड, ये जो मास लोगे वो ग्राम में आएगा, मास इन ग्राम इक्वल टू जेड। जेड क्या होता है? केमिकल इक्विवेलेंट मास। क्यू मतलब कितना चार्ज इसको दिया जा रहा है, एफ मतलब फैराडे कांस्टेंट, मतलब जेड I2 अपॉन एफ। मास इन ग्राम डिपॉजिटेड इक्वल टू ZIT अपॉन एफ। तो अब और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिखें, उसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है क्या करेगा तुम्हें यहाँ काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। देखो क्वेश्चन इस तरीके से है कि हाउ मैनी हावर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल ऑफ Fe+3 टू Fe2। देखो मतलब तुम Fe+3 से Fe+2 बनाना चाहते हो। मतलब रिड्यूस मतलब हो रहा है कि रिड्यूस, इसका रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके तभी कितना बनेगा कि नहीं। तो आखिरकार तुम्हारे पास क्या, हाउ मैनी हावर्स डज इट टेक टू रिड्यूस, ये कितना अपने पास है? ये है 3 मोल। और करंट की वैल्यू कितनी है? करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। तो आखिरकार 3 मोल को तुम यहाँ Fe+2 बनाना चाहते हो, तुम सप्लाई कितनी कर रहे हो? 2 एम्पियर की। तो बताओ कितना टाइम लगेगा? तो मैंने क्या कहा है, बहुत सिंपल सी दिक्कत, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यही बना रहे हैं ना। देखो अगर ये तुम्हारे पास एक एटम है तो तुम्हें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज चाहना पड़ेगा तुम्हें एक एटम बनाने में, एक कैटाइंस बनाने में। मतलब अगर तुम्हारे पास है तो एक बनाने में तुम्हें इतना चार्ज देना पड़ेगा। कन्फर्म? अगर तुम्हारे पास 3 मोल है, इसका मतलब है कि तुम्हें 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3 मोल Fe+2 बनाने में। क्या समझे? तो 3 मोल मतलब 3 फैराडे। ये आ गई चार्ज की वैल्यू 3 फैराडे, और चार्ज इक्वल टू होता है I × T।
3×96,500। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टाइम इक्वल टू क्या जाएगा, 3×96,500। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 2। करो सॉल्व, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या करोगे, 0 0, देखो 96,500 2 8 4 6 8 16 5 2 5 0, इतना ही आएगा कि नहीं। इसको तुम क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम सेकंड में। कितने में आ जाएगा, सेकंड में। और अगर तुम क्या करना चाहते हो, सेकंड को अगर तुम इसको किस में चेंज करना चाहते हो, घंटों में, तो इसको 3×96,500 2×60 से डिवाइड कर दो, तुम्हें घंटों में आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बताओ वीडियो कैसी लगी।